गोपी के लिए वह घास की रोटियों के नाम से मशहूर भी हो जाती है। फिर एक दिन, जरा तो रोटी मुझे भी देना। जैसे ही सविता रोटी मांग रहे इंसान का चेहरा देखती है तो उसका दिल रो पड़ता है। उसके सामने उसका पति खड़ा था। जी आप? हाँ सविता, मैं घर गया था मगर तू नहीं थी, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अपने पिता को देखकर गोपी की बेटियां उससे लिपट जाती हैं और वह शहर में अपने साथ बीती बात बताता है कि कैसे उस गरीब भोले भाले आदमी का फायदा उठाकर बिना पैसों के इतने सालों तक फैक्ट्री में मजदूरी कराई जा रही थी, जिसके बदले में उसे बस 2 वक्त की रोटी के बदले और कुछ ना मिला। कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं ना, हमारी रोटी का ठेला अच्छा जम गया है, अब हम दोनों इसे ही साथ मिलकर चलाएंगे। उस दिन जैसे भगवान ने गरीब सविता की सारी परीक्षाएं खत्म कर दी थी और आसमान के झरोखे खोलकर खुशी उस गरीब माँ की झोली में डाल दी थी। पर अब एक गरीब के 2 वक्त की रोटी के लिए कई दफा अपने घर परिवार से भी कटकर अलग रहना पड़ता है, तो अक्सर उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है। पिताजी, ये लीजिए, और घास लेकर आऊं मैं? हाँ बेटा, अभी तो और चाहिए। अच्छा ये लीजिए, मैं थोड़ी मिट्टी और गोबर ले आई हूँ पास से। जब झोपड़ी बन जाएगी तो इससे ही लीप दूंगी। कमजोर झोपड़ी से थोड़ी मजबूत हो जाएगी। ठंड जो बढ़ रही है अब। फिर मुकेश झोपड़ी बनाकर तैयार कर लेता है। दरअसल कुछ देर पहले उसके बड़े भाई और भाभी ने धोखे से जायदाद हड़प कर धक्के मारकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मुकेश अपने बेटा बेटी और पत्नी के साथ गुजारा करता है। उनके पास सिर्फ 3 बीघा जमीन थी जो उसके भाई ने बड़ी मुश्किल से दी थी। उस बंजर जमीन पर मुकेश रोज फावड़ा चलाता था, पर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर वो एक दुकान पर कुछ पैसों के लिए काम करता है और खाद बीज लेकर आता है और एक बाइक वाला मुकेश को टक्कर मार देता है, जिससे उसके हाथ पांव में थोड़ी चोट आ जाती है। बचाओ कोई, इसको तो काफी चोट आ गई है, पास में अस्पताल है, मैं भी लेकर जाता हूँ इन्हें। राजू नाम का भला व्यक्ति उसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इतने में सुमित्रा को कोई इत्तला कर देता है तो वो भागी भागी अपने पति और बच्चों के साथ देखने आती है। अजय, आप ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? इतनी विपदा! क्यों भगवान जी, आप हमारे परिवार की परीक्षा ले रहे हैं? अब जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है सुमित्रा। ये लो पैसे, मैं घर पर आ रहा था और ये हादसा हो गया। इससे घर पर कुछ खाने के लिए ले आना और बीज वगैरह भी। अजय, इससे आपकी दवाई ले आती हूँ। राशन का क्या है, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। नहीं सुमित्रा, कुछ खाने को नहीं ले जाओगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। मुझे तो दवाई यहाँ से मिल गई है, खेती भी तो देखनी है, लेकिन मुझे चोट इतनी आई है कि मैं खेत नहीं कर पाऊंगा 3-4 हफ्ते तक। तब तक क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं कल से खेती करूंगी। पिताजी, आपको कुछ भी चाहिए होगा आप हमें कहना। चलो घर चलते हैं। फिर डॉक्टर मुकेश को डिस्चार्ज कर देता है और सुमित्रा अपने बच्चों के साथ ऑटो में पति को घर वापस ले आती है। अगली सुबह जब दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो जेठ का लड़का युग उन दोनों को चिढ़ा रहा होता है। ये शाम को मैं तो पिज्जा खाऊंगा, ये बल्ले बल्ले, वो भी वेजीज और चीज से लोडेड वाला। अरे अर्जुन, तुम इन्हें क्यों खिला रहे हो? दोनों भाई बहन को यहाँ से निकाल दो। भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम गरीब लोग हो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है। कभी देखा है, कभी खाया है? नहीं ना, तो जाओ यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से। अर्जुन काकू को धक्का मारकर भगा देता है और फिर दोनों भाई बहन उदास मन से घर आते हैं। काकू, तू उदास मत हो। दीदी, युग भैया बहुत गंदे हैं, वो पिज्जा की बात से चिढ़ रहे थे। मेरा भी पिज्जा खाने का मन है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों का इतना रोने जैसा मुंह क्यों हो रहा है? युग ने पिज्जा की वजह से चिढ़ा दिया, अब इसका पिज्जा खाने का मन है, पर वो बहुत महंगा आता है, हमारी हैसियत नहीं है। वो एक रोटी जैसा होता है जिस पर बहुत सारी सब्जी और चीज होता है। मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, बस मुझे पिज्जा खाना है, तो और तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। रुक, मैं तेरे लिए वैसा कुछ बनाती हूँ। रोटी पर ढेर सारी सब्जी तो घर में बस बैंगन है, उसी को ही गोल गोल काट कर लगा देती हूँ।
ऐसा कहकर सुमित्रा एक रोटी बनाकर तवे पर गोल गोल बैंगन के टुकड़े लगा देती है और सेक कर बच्चों को कहती है, बच्चों, पिज्जा जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन है बैंगन का पराठा। काकू, मुंह मत बना, माँ ने इतने प्यार से बनाया, खाकर तो देख। फिर दोनों बच्चे उस बैंगन के पराठे को बराबर खाने लगते हैं। वाह माँ, बहुत अच्छा है, एकदम करारा करारा, बहुत मस्त। हाँ माँ, so beautiful, so elegant, just looking like a cow, just looking like a cow। बोल रही है तो रिदिमा, लगता है तुझे बैंगन का पराठा अच्छा लगा, और खा ले, ये ले। माँ मुझे भी। अरे भाग्यवान, मुझे भी तो दो। ये लीजिए आप भी, फिर मैं खेत में जाऊंगी, हल चलाना है। बच्चों को बैंगन का पराठा खिलाने के बाद वो खेत में जाकर हल चलाने लगती है। जब तक मुकेश जी ठीक नहीं हो जाते, मैं यहाँ खेती करूंगी, बस भगवान की कृपा से फसल आ जाए। जैसे ही सुमित्रा दोबारा जमीन में फावड़ा मारती है तो एक चीख की आवाज आती है और रोशनी की चमकती हुई बॉल लुढ़कने लगती है। हे भगवान, ये आवाज कैसे आ रही है, और ये अंडा बॉल की तरह क्या है यहाँ? तभी वो बॉल टूटती है, जिसमें से दो सिंग और छोटी सी पूंछ वाला बौना सा आदमी निकलता है। ओह, परेशान कर दिया। अरे चैन से मुझे अपने घर में तो रहने दो, अब मैं कहाँ रहूं? आह! कौन हो तुम? इतना छोटा आदमी, वो भी सींग वाला? हाँ तो क्या हुआ, अब मैं कहाँ रहूंगा ये बताओ। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो गई, तुम मेरे घर चलो, आओ मेरी हथेली पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बनाकर भी खिला दूंगी। हाँ ये ठीक है। बड़ी मुश्किल से बौना सुमित्रा की हथेली पर चढ़ जाता है और सुमित्रा उसे अपने घर ले आती है। घर वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी डरते हैं। साथ ही सुमित्रा उन्हें सब कुछ बता देती है। देखो, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये 2 बैंगन के पराठे हैं, इसे खा लो, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है ये। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। और दो ना मुझे। माफ करना, मेरे घर में और बैंगन नहीं है, तो मैं तुम्हें बैंगन का पराठा बनाकर नहीं खिला सकती। घर की स्थिति ठीक नहीं है, ना खेत में कोई सब्जी उगी अभी तक। तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। तुम लोग अच्छे हो और तुमने इतना अच्छा अपने हाथ का बैंगन का पराठा खिलाया मुझे। मैं जादू कर सकता हूँ, अंगली का बंगली जादू हो जा। अब देखो तुम्हारे खेत में जादू हो गया है। क्या सच में? मैं देख कर आती हूँ अभी। सुमित्रा के साथ उसकी बेटी भी उनके खेत पहुंच जाती है। माँ बेटी अपने खेत में ढेर सारे जादुई बैंगन को देखते हैं। बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे जादुई बैंगन है। ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे बैंगन के पराठे तो बनाकर खिलाने ही होंगे। बेटा, चुन्नी में रख ले थोड़े बैंगन। बेटी जैसे ही बैंगन तोड़ती है तो उसकी जगह पर दोबारा से बैंगन उग जाते हैं। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और थोड़े से बैंगन अपने घर ले आते हैं और उस छोटे से बौने को ढेर सारे बैंगन के पराठे बनाकर खिलाते हैं। वाह, इतने स्वादिष्ट बैंगन वाले पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए हैं। पेट भर गया मेरा। अपने बच्चों को भी तो खिलाओ तुम। हम तो खा रहे हैं, आप भी खा लो, आपकी वजह से तो हमें इतने सारे बैंगन के पराठे खाने को मिले हैं। सच में आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब मुझे जाना होगा। बस मेरे लिए बैंगन के पराठे पैक कर दो और उसी खेत में छोड़ दो। जी, ये लीजिए। आप थोड़ी देर हमारे साथ खेलो ना, फिर चले जाना। बौना उनकी बात मान लेता है और दोनों बच्चों के साथ खेलता है। कभी उनके हथेली पर चढ़ता है तो दोनों बच्चे अपनी छोटी सी उंगली से उसे गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद सुमित्रा उसे अपने बैंगन के खेत में छोड़ देती है और वो उसी जादुई बॉल में अपना सारा सामान लेकर वहां से अदृश्य हो जाता है। अगले दिन से सुमित्रा अपने खेत से जादुई बैंगन को तोड़कर मंडी में बेचने लगती है और शाम को घर आकर बच्चों के लिए फिर से बैंगन का पराठा बनाती है। वाह माँ, मैं तो आपके जादुई बैंगन के पराठे का फैन हो गया हूँ। जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ। इसको बाहर क्यों नहीं बनाकर बेचते हो आप? इसे बहुत सारे लोग खाएंगे। अरे हाँ सुमित्रा, काकू बिल्कुल ठीक कह रहा है और इससे कमाई भी हो जाएगी। बाजार में बेच लिया करूंगा मैं।